साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। मैं बता दूं आपको, अभी अभी एक वायरल वीडियो मैं बताऊं पूरे देश में चल रहा है, जिसमें एक साध्वी के वेश में एक महिला संत जो अपने आप को बताती हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक जाति सूचक गाली अपशब्द बोल रही हैं। क्या उनका इसके पीछे मकसद है, मैं बता दूं आपको। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही सरल होती है, बड़ी सौम्य होती है, लेकिन साध्वी के भेष में आजकल ना जाने कितने लोग सियासी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है किसी को भी जाति सूचक और अपमानित वाले शब्द उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ आज रोहित परिहार जी हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और चिंतक भी हैं इन कई मामलों में। मैं बता दूं, जाति एक बहुत ही एक बीमारी एक देश में बन चुकी है, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं छोटे और बड़े लोगों के बीच में टारगेट का केंद्र बनी है, और सबसे ज्यादा उससे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो आहत हुए हैं। रोहित जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनको भी उनकी जाति का एहसास करा दिया गया है, और सबसे बड़ी बात है कोई भी जिसका कोई लेवल नहीं है, जितना कोई वक्त है, वो लोग आज मोदी जी को, यानी जो देश के प्रधानमंत्री उन तक को गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या इसके पीछे मानसिकता, क्या वजह हो सकती है? क्या है ये, जब से सोशल मीडिया डिजिटल युग आया है, लोगों को अपनी काबिलियत ना देखते हुए दूसरों में कमियां निकालने से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, और कमियां भी बतानी चाहिए लोगों को, लेकिन किसी को जाति सूचक बात है वही व्यक्ति कर सकता है, वही श्रेष्ठता बता सकता है अपने आप को जिसके अंदर शासन करने की इच्छा है बिना काबिलियत के। जो शासन करना चाहता है बिना काबिलियत के, वो जाति के आधार पर चाहता है, और जो काबिलियत से शासन करना चाहता है वो शिक्षा की बात करेगा, वो स्वास्थ्य की बात करेगा, वो विकास की बात करेगा, वो मानवता की बात करेगा। यदि कोई व्यक्ति जातिवाद को प्राथमिकता देता है तो आप समझ जाइए इसके पीछे है शासन। जैसे देश आजादी के बाद पूरा एक देश था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जातिवादी विचारधारा के लोगों ने हिंदुत्व को भड़काया, मुस्लिम कम्युनिटीज को भड़काया, बोले आप पर शोषण होगा। यहाँ जिस तरह दलितों पर एक बड़े अरसे से 2000 वर्ष तक यहाँ शासन किया कुछ वर्ग के कुछ विशेष लोगों ने, तो ऐसे उनको भड़काया आगे कि आप मुसलमान हो और आप इनके धर्म के विपरीत हो, आप अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो आपके साथ ही इनसे ऐसा व्यवहार करेंगे। तो वो भी डर गए कि यार ऐसा ना हो, जब ये इनके देश के, इनके हिंदू, इनके मूल निवासी, इनके साथ इनकी ये स्थिति है, तो हम मुसलमानों के साथ क्या होगी भाई। लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र था, एक राजनीति थी, एक सत्ता थी। जिन्ना जी चाहते थे कि मेरा स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन वो ये भी कहते थे कि धर्म मेरा राजनीति से है, मैं धर्म का उतना अनुयायी नहीं हूं। जैसे कई चीजें मैं नहीं बोलना चाहूंगा जो मुस्लिम धर्म में अलाउ नहीं, उनको भी उन्होंने अपने जीवन में किया। अगर यही बात अपन माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो प्रथम प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी किया, तो इन लोगों का धर्म से और जाति से कोई लेना देना नहीं रहता। आज भी जो ग्वालियर की स्थिति बनी है, दोनों पक्ष जो दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं शासन का इनका मुख्य उद्देश्य है। ये जो बरगलाने की बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये मूर्ति नहीं, वो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शासन के लिए है, शासन करना चाहते हैं, ये किसी का हित नहीं चाहते। और जो महिला ने आपको गाली दी है, वो एक, उसको आप साधु तो कहे नहीं, क्योंकि साधु वो हो जाए जो सब कुछ छोड़ दे, त्याग दे। महात्मा जिसकी आत्मा स्वयं की ना हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, उसको साधु कहा गया है भारत देश में। तो ऐसे व्यक्ति को तो साधु का हक भी नहीं जो दूसरों की आलोचना करे, दूसरे पर टिप्पणी करे, दूसरों को छोटा दिखाने का महसूस करे। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पद पर विराजमान है, आप देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए अगर इस तरह के शब्द उद्बोधन कर रहे हैं इतनी शासन प्रणाली के बाद, तो आप जिस और कहते हैं कि यहाँ वेदों से देश चलना चाहिए, पुराणों से चलना चाहिए, उस दिन फिर क्या स्थिति करेंगे आप? यदि आज देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ये बताइए फिर इस देश में आम लोगों का क्या होगा? ये मैं उस महिला का ना सपोर्ट करता हूं और ना मैं उसका समर्थन करता हूं। और कोई भी जो मानवीय विचार रखता है, मानव हित की बात करता है, जाति को आगे करके शासन करने की इच्छा नहीं रखता। और पार्टियों की भी गलती है, पार्टी भी, दोनों पार्टियां जो भी हैं, वो जातियों का समीकरण बना के टिकट बांट रही हैं। क्या मतलब, क्या इनकी क्या मानसिकता है? मतलब जातिवाद फैलाना देश के अंदर। यूजीसी कानून लाए, यूजीसी कानून कब लाए कि आप कोई किसी से लड़ेगा तब उसको लगा दोगे। अरे तुम इनको ना लाकर ये ला देते कि SC ST OBC के बच्चे फ्री पढ़े,
विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में उनकी शिक्षा व्यवस्था करते, आप लड़ाने के लिए ये कानून लेकर आए। मतलब कहीं ना कहीं जब लड़ेंगे तब इसका फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी प्लानिंग है देश को बांटने की। रोहित जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। यूजीसी की जैसे आपने बात कही है, तो यूजीसी जो नियम आया है वो इसीलिए बना है कि SC ST OBC के लोगों पर पहले कई अत्याचार होते थे, अभी भी हो रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, उनको रोकथाम के लिए ये कानून लाया है। क्या इसके आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? क्या आपका पक्ष है इसमें? मैं इसके समर्थन में भी नहीं और विरोध में भी नहीं। मेरा मानना यह है कि ऐसी चीजें ना लाई जाएं जिससे लड़ाई होने पर उसको यूज किया जाए, बल्कि उनको इतना जो SC वर्ग OBC वर्ग इसको मजबूत करने के लिए इनको शिक्षा में आप आरक्षण दे दीजिए, पढ़ाई में छूट दे दीजिए, नौकरियों में छूट दे दीजिए। आप निजीकरण करते जा रहे हैं, इनके जीवन उद्धार को जब आप एक लेवल पर ले आएंगे, एक सम्राट की बराबर जब दो लोग एक तुलना में होंगे तो कैसे कोई शोषण कर लेगा? जब आपके पास भी स्वस्थ है, आप शरीर से, मैं भी स्वस्थ हूं, तो कौन किसका शासन करेगा? जब आप गरीब बना दोगे एक तबके को आप अमीर बना दोगे, तो वो तो फिर तुम यूजीसी ने कुछ भी लिया, फिर भी तुम उसका शोषण तो कर ही लोगे ना। तो ये ठीक है, आप इसको लाए हैं, मैं मानता हूं अच्छा कानून है, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें ना, कि कम से कम उनको और जरूरत है, उनको गरीबों को, असहायों को और ऊपर लाया जाए। ये मेरा मानना है। यूजीसी ठीक है, अच्छा कानून है। जब इतने सांसदों ने, इतने विधायकों ने, इतने IASओं ने अगर उसको पास किया है, तो मेरे कहने से ना तो वो हटेगा ना हटेगा, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। रोहित जी, एक सवाल और उठता है, हमेशा से जो निचले तबके हैं जिनको हम SC ST OBC दलित पिछड़ा आदिवासी वर्ग कहते हैं, उसको हमेशा से जातिगत रूप से अपमानित किया गया है। जातियों में मैं बता दूं, कोई ऐसा भेदभाव ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई ऊंच है नीच है, क्या है। जो संविधान जब से लागू हुआ है तो ये छुआछूत और ये सारी चीजें संवैधानिक तौर पर ये खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म के नाम पे या अपनी हट धर्मता के नाम पे जातियों को अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं। तो ये कितना उचित है? किसी को नीचा दिखा के आप उसको अपमानित कर रहे हैं। ये जातियों के नाम पर ये शासन करने की परंपरा है। जिन लोगों को इसकी आदत लगी है वो इसको प्राथमिकता देना चाहते हैं, और जिन लोगों का शोषण हुआ है वो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुख को सहा है, उनके पूर्वजों से सुना है। और आज भी आप किसी गली मोहल्ले में जाएं तो आपको, भले आप किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आपको दो एक जातियों के अंतर्गत आपको जाति सूचक शब्दों का शब्दों करेंगे। तो ये मानसिकता, झगड़ा दो सामान्य व्यक्ति लड़ रहे हैं लेकिन गाली तीसरे व्यक्ति को दी जा रही है, ये भी मैं तो कहता हूं इस पर भी एक लगना चाहिए। जो लोग, दो सर्वण लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तू मुझे समझ रहा है कि वो समझ रहा है, इस तरह का उद्बोधन कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब ऐसा क्या मान लिया कि मतलब आपने नीचा बता दिया किसी जाति को, और आप उसको मतलब अपमानित करते जा रहे हो उस जाति के नाम से, तो उस व्यक्ति का क्या रिएक्शन होगा कि मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं, मुझे इस चीज में बिल्कुल यही मानसिकता बदलनी है कि आप, झगड़ा आप लोगों का हो रहा है, गालियां आप दूसरों को दे रहे हो, ये बिल्कुल। क्या मुझे ये समझ रखा है? इस प्रकार से कई लोग संबोधन करते हैं कि मैं तो ये हूँ, क्या मुझे आपने ये समझ रखा है? मतलब उस जाति के आदमी की तो आपने बिल्कुल कुछ अहमियत समझी नहीं कि ना कुछ। और दूसरी सरकारों ने भी नहीं समझी। SC ST OBC वर्ग के, OBC को तो मिले, लेकिन SC ST वर्ग को कोई अच्छा विभाग, कोई अच्छा मंत्रालय, कोई अच्छी पोस्टों पर अगर वो शासकीय सुविधाओं में आ जाता है तो उनको लाइन में रखते हैं। और ये चीजें आप सोच रहे हैं कि हम नहीं समझते, SC ST OBC वर्ग सब जान रहा है। और ये शासन करने के सर्वण सारे बुरे नहीं है, ये शासन करने की नीति लाने वाले लोग जो अपने बच्चों का हित चाहते हैं, सिर्फ ये वही लोग व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं जिनको आय का साधन धर्म बन गया है। जिनका आय का साधन धर्म नहीं है वो मानवता की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण के लिए इसको प्राथमिकता देना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, हर जाति में लोग बुरे नहीं होते और हर जाति में लोग अच्छे भी नहीं होते, लेकिन क्या होता है, कई अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीति करने के लिए कई लोग इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। और मेरा भी सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि इस प्रकार के जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और जात पात के नाम पे एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के भी झांसे में ना आए। और जो लोग अभी तक ये मान
मानते हैं कि कोई जाति नीच होती है, कोई ऊंच होती है, इस प्रकार से अगर वो भेदभाव करते हैं तो समझ लीजिए जब से संविधान देश का लागू हुआ है, ये चीजें बहुत पहले ही संविधान ने ये चीजें खत्म कर दी हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई ये करता है तो समझ लिए वो समाज को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो। रोहित जी, क्या अपील लोगों से करना चाहते हैं? मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, या दलित के नाम पर किसी श्रवण को टारगेट करना चाहते हैं, या श्रवण के नाम पर दलित को, या अल्पसंख्यक किसी भी धर्म को, ये लोग सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं है। जो लोग आज कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा था, अरे आप सदियों पुरानी बात करते हैं, आज आपने क्या किया, अपने जीवन में क्या किया? आपने किसी अच्छे की, किसी असहाय की मदद की, किसी को शिक्षित बनाया? आपने स्वयं जाति के लिए, लोगों के लिए कुछ किया? ये राजनीति के लिए आप जाति का टाइटल यूज कर रहे हैं। आपके समाज में ही जिस जाति में आप हैं उसमें गरीब लोग हैं, आप उनकी कितनी मदद कर रहे हैं? आप जाति के लिए कहते हैं कि आप जाति के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ये अपने धंधे के लिए लड़ रहे हैं, अपने लालच के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। ये सगे नहीं हो सकते, ये जातिवादी व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं एक पक्ष में, दोनों पक्षों में जो धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं 100 साल से, उनको तिलमिलान उठती है आरक्षण के नाम से। आरक्षण क्यों दिया जा रहा है भाई? जब देश में एक पिता के 4 पुत्र होंगे, कोई विकलांग होगा, कोई असहाय होगा, तो क्या उसका अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा? चलिए, एक पिता की 4 बीघा खेती है, 3 सक्षम है, अपनी खेती कर ले रहे, एक असक्षम है, उसको नहीं मिली उस तरह की सुविधाएं, तो क्या उसका अधिकार तुम ही लोग खाओगे? उसको अधिकार नहीं है क्या अपना? अगर आरक्षण दिया गया है तो इस व्यवस्था से दिया गया है कि जो असहाय कमजोर है, जो 2000 साल तक दबा कुचला रहा है, जिसने वो सहा है, आप सह के देखो। जो आपके जो कानून है, उन कानूनों को तुम सिर्फ देश में 10 साल लागू कर दो, 20 साल लागू कर दो। जो हमने सहा है वो तुम 10 साल 20 साल सह लो, आपकी महिला, आपके पुरुष, सारे लोग, हम लोग हंसते हंसते आरक्षण छोड़ देंगे। आप इस चीज में एग्री नहीं है, आप लग जाइए नगर निगम में, आप लग जाइए बूचड़ खानों में, आप आ जाइए आवारा पशुओं को उठाने, आप लगाइए शहर में झाड़ू, करिए जो काम एससी वर्ग कर रहा है, नाई कर रहा है, कुशवा कर रहा है। आपने सत्ता का लालच सदैव से लिया, आज भी कहते हो कि इसको हटा दो। ये कहीं ना कहीं सोची समझी प्लानिंग है आपको पुनः गुलाम बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये सरकारें भी इसमें सहयोगी हैं, हर चीज को ठेके पर देकर आरक्षण समाप्त कर रही हैं। जाग जाओ, इन सरकारों से बिल्कुल होशियार हो जाओ। जो आपके हित के लिए नहीं लड़ रहा, ये अपने हित के लिए लड़ रहा है, ऐसे लोगों का साथ देना ही बंद कर देना चाहिए। साथियों के जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ रोहित परिहार जी हैं, उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी जो बात है, और आज का जो माहौल आप देखेंगे जाति पाति धर्म से काफी गंदा माहौल देश में बनाया जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा हर जाति में कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो सही से ना देश को चलने देते हैं, ना समाज को चलने देते हैं। उन लोगों से आप सावधान रहें, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो सवर्ण जाति का हो, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो। हर जगह ऐसे उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं जो कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आवाज का आभार व्यक्त करता हूं, मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार नीरज जी का। एक देश एक चैनल इसी तरह की ऊंचाइयां छूता रहे समाज के लिए। जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं ये सराहनीय, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की तरह आपका कार्य है समाज के लिए आईना दिखाने का, और आपकी पत्रकारिता से बड़ा प्रभावित हूं मैं, और आपको सदैव प्रणाम, आवाज, नमस्कार। और दर्शकों फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।